बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो नोटिस लिया था। वो था तकर्रुर और तबादलों के हवाले से जो प्रोसिक्यूशन में लोग काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर हाई प्रोफाइल केसेस में। और ज़ाहिर है यहाँ हाई प्रोफाइल केसेस से मुराद यही है कि जो मौजूदा हुकूमत में अहम ओहदों पर लोग मौजूद हैं, जिनमें ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शामिल हैं। उनके केसेस में जो लोग तफ्तीश कर रहे हैं उनके तकर्रुर और तबादलों के हवाले से एक सो मोटो नोटिस लिया था, जिसकी आज चीफ़ जस्टिस की सुनवाई में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। और इस समाअत के दौरान पहली ही समाअत में बेशुमार ऑर्डर्स भी जारी कर दिए हैं, जिनमें ख़ास तौर पर एक हुक्म तो यह है कि प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड कोई भी ऑफिसर जो हैं उनका तकर्रुर या तबादला ताहुक्म सानी नहीं किया जाएगा। जो प्रोसिक्यूशन का रिकॉर्ड है उसको सील कर दिया गया है, ताहम मुकदमात की समाअत जारी रहेगी। नोटिस किए गए हैं सेक्रेटरी दाखिला को, DGFIA को, चेयरमैन नैब को और तमाम प्रोसिक्यूटर्स को, एडवोकेट जनरल्स को सूबों के। और उन सब से ये तफसीलात तलब की गई हैं हुकूमत से कि अब तक किस किस का तकर्रुर और तबादला किया गया। यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि इसमें जो पिछले 3 साल के तकर्रुर तबादले हैं वो भी शामिल कर लें। इसी तरह जो ECL में किस किस के नाम निकाले गए और किस किस के डाले गए और क्या उसमें नाम निकालने और डालने में कोई तरीक़ाकार में तब्दीली की गई, ये भी रिपोर्ट तलब की गई है। और दीगर ऑर्डर्स भी किए गए। तो साथ ही चीफ़ जस्टिस ने ये भी वाज़ेह करने की कोशिश की है कि उनका मकसद किसी के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम करना नहीं, बल्कि वो रूल ऑफ़ लॉ और रूल ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिम हुसैन, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने पूरा केस इन्होंने भी देखा। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इस केस से जो आज समाअत हुई और जो नोटिस लिया गया क्या तासुर लिया, और उसकी तफसील भी थोड़ी बताइएगा कि हुआ क्या असल में। जी बिल्कुल राज साहब, जैसा आपने बताया कि बहुत सारे अहम ऑर्डर्स जो थे वो आज एक पहले दिन ही पहली समाअत पर ही बहुत सारे अहम ऑर्डर्स जारी हुए, जिसमें से एक आप शायद मिस कर गए। जो एक अहम मामला था वो था कि नैब और FIA को कोई भी मुकदमा वापस लेने से ताहुक्म सानी रोक दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, क्योंकि अब जो है वहाँ पर कोई भी केस विड्रॉ नहीं किया जा सकता। जो भी केसेस इस वक्त हाई प्रोफाइल केसेस, अब हाई प्रोफाइल केसेस में अदालत के ऊपर मुनहसर है कि वो किस केस को हाई प्रोफाइल समझती है। शायद इस ऑर्डर उस तनाज़ुर में किया गया जो FIA ने एक दरख्वास्त दी थी। जी बिल्कुल, ये सबसे मेरा ख्याल है कि ये इस तमाम जो आज के जो सुमोटो है इसको ट्रिगर करने का बायस भी शायद वही केस था, जिसमें एक जो दरख्वास्त जो थी वो वहाँ पर FIA की तफ्तीशी की तरफ से दी गई थी, जिसमें उसका कहना था कि एक आला शख्सियत जो है इस केस से मुंसलिक है और उनको जो है वहाँ पर उनको उस हवाले से मुझे कहा गया, हिदायत दी गई है कि ये केस वापस लिया जाए। वो केस जो था वो ट्रिगर करने का बायस बना, जो मेरा एक अंदाज़ा है मेरा है कि उसकी वजह से ये हुआ। और उसके बाद बाकी जो केसेस थे, फिर जो नैब इस्लाहात करने के हवाले से हुकूमत का जो एक मौक़िफ़ सामने आया, पूरी अपोजिशन जो थी, PDM जो थी, उनका ये बार बार कहना था। और 2 जून को जो है चेयरमैन नैब की जो मुद्दत मुलाजमत है वो भी ख़त्म होने जा रही है, तो उनको भी उनकी ख़त्म होना था। इसके अलावा DGFIA सनाउल्लाह अब्बासी थे, उनको भी हटा दिया गया था। तो ये तमाम चीज़ें जो थी वो नज़र आ रही थी कि ये कुछ होगा। इसके अलावा हुकूमती इक़दामात में जो यहाँ पर ECL से नाम निकाले गए, 3000 के करीब नाम निकाले गए थे, और उसमें ज़्यादातर नाम जो थे वो वहाँ पर कहा जाता है कि वो हुकूमती शख्सियात, मौजूदा हुकूमती शख्सियात के थे। आसिम साहब, हमने देखा और ख़ासतौर पर जो मुशर्रफ के केस में भी देखा कि जब ECL में नाम डालने निकालने की बात हुई तो कोर्ट्स ने हमेशा ये कहा कि ये हुकूमतों का काम ECL मैनेजर मेंटेन करना, और अब आप इस पर हुक्म इम्तनाई भी जारी कर बैठे। बिल्कुल ऐसे ये माजी में भी होता रहा। एक्चुअली जो पहले से होता रहा कि आज तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो है ECL के हवाले से कोई भी वाज़ेह पॉलिसी नहीं थी। सबसे पहले इस हवाले से चौधरी निसार अली खान जो थे वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने ECL एक पॉलिसी बनाई थी, जिसमें उनका कहना था कि एक ख़ास मुद्दत का तयन कर दिया जाए, और उसके बाद अगर उस शख्स का नाम अगर वो किसी तरह गिल्ट उसका प्रूफ नहीं होता, अदालतें उसको नहीं करती, तो उसका नाम ECL से निकाल दिया जाए। ये उनका मौक़िफ़ था। ये इस हुकूमत ने भी इस बार भी यही किया कि जो एक ख़ास मुद्दत का तयन कर दिया कि उस मुद्दत के बाद अगर उसके हवाले से केस जो है साबित नहीं होता तो उसका नाम ECL से निकाल दिया जाए। ये एक
पॉलिसी है जो मेरा ख्याल है किसी भी हुकूमत का हक है कि वो वहाँ पर किसी भी हवाले से वो पॉलिसी बना सके, लेकिन आज अदालत ने इस हवाले से जो है वो हुक्मनामा जारी किया और उसके ऊपर एतराज़ किया कि 3000 लोगों के नाम जो है वो इस वजह से निकाल दिए गए। मैं नामों की फहरिस्त भी तलब की, जी बिल्कुल, नामों की फहरिस्त भी तलब की गई है, लेकिन ये एक खासा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि मैं खुद मेरे बहुत करीबी दोस्त वगैरह भी हैं जो यहाँ पर बाकायदा इस अमल का हिस्सा बने कि उनके खिलाफ किसी ने एक दरख्वास्त दी कि जी बिल्कुल वो किसी जुर्म में मुलव्वस है, उनका नाम ECL में शामिल कर दिया गया। उसके बाद उनको दहाइयाँ गुजर गई लेकिन उनका नाम निकलना जो था वो नामुमकिन हो गया। बहुत अच्छी पॉलिसी थी कि अगर एक सर्टेन टाइम के बाद अगर वो नहीं होता तो उसको निकाल हुकूमत की पॉलिसी पर बाद में तबसरा करेंगे। अभी ये देखते हैं कि कोर्ट ने जो किया है आज, जी बिल्कुल, उसका जो उन्होंने मकसद भी बताया कि सिर्फ रूल ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्या आपको ऐसा ही लगता है या ये जो हमेशा होता है नून और पीपल्स पार्टी के साथ, जो ही इक़्तिदार में आते हैं इनके रास्ते में हर्डल्स आनी शुरू हो जाती हैं, ये तो वो सिलसिला है कि हमने देखा कि माजी में जो PTI की हुकूमत थी उसको ना सिर्फ उसके रास्ते में ना कोई रुकावट डाली गई बल्कि अगले की सपोर्ट उसको हासिल रही। जैसे कि DRT था, वहाँ पे एहतसाब कमीशन ख़त्म किया गया, उस पर कोई नोटिस नहीं हुआ, चेयरमैन नैब को एक्सटेंड किया गया, व्हाट्सएप पर जजेस तब्दील किए गए, कोई रूल ऑफ लॉ में कोई बिल्कुल। राइट साहब, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूँगा कि माजी में हमें ऐसी मिसालें देखने को मिलती रही कि बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बिल्कुल ये बात भी होगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नैब के हवाले से 3 ऑर्डिनेंसेस जो है मुख्तलिफ जारी किए। 3 साल की उनकी मुद्दत थी, चेयरमैन नैब की मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इनको कंटिन्यू करना चाहिए। कोई जो उसके लिए वहाँ पर जो तरीक़ाकार था उसकी तोसी के लिए या उसको दोबारा उनको एक टर्म के लिए और उनको करने के लिए एक तरीक़ाकार था कि अपोजिशन लीडर और हुकूमत जो है वहाँ पर कायदे ईवान जो है वो उसके ऊपर बाकायदा मुशावरत करेंगे। मुशावरत के बाद होगा सिर्फ इस बात पर कि जी वो वहाँ पर उनके खिलाफ केसेस हैं, नैब के केसेस हैं, हम उनके साथ मुशावरत नहीं कर सकते। ऑर्डिनेंस के ज़रिए उनकी मुद्दत में तोसी की गई, 1 साल से ज़ायद का वक्त उनको दिया गया, लेकिन उस वक्त कोई भी ऐसा सो मोटो इत्तेफाक से नहीं है। लेकिन आज जो है वो यहाँ पर आया और अब जो मुझे सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें वो ये कि हुकूमत जो है वहाँ पर उसके हाथ पाँव एक तरह से बांध दिए गए हैं कि अब अगर वो कोई भी आप उनके अपने केसेस को छोड़ दें, अगर वो बाकी केसेस के हवाले से भी करने लगे और वो वहाँ पे अदालत को लगे कि ये हाई प्रोफाइल केस है या किसी और के हवाले से है, तो वो किसी भी अफसर का तबादला, किसी भी अच्छे अफसर को लाना या उसको किसी और जगह पोस्ट आउट करना, वो सब उसके ऊपर ख़त्म हो गया। अगर वहाँ पर वो प्रोसिक्यूशन ब्रांच ये समझे कि हाँ जी हमने वापस लेना है केस, इसमें जान नहीं है, ये कुछ नहीं ले सकते, वो भी नहीं अब ले सकते। अब मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए और ये तहकीकाती इदारों के लिए भी खासी एक मुश्किल सूरत हाल है कि अब वो वहाँ पर वो किस तरीके से उस तमाम चीज़ों को होल्ड करेंगे, किस तरीके से कंट्रोल करेंगे कि अगर उनके पास प्रूफ नहीं है, वो वहाँ पर उसको अदालतों में चलाना चाहते हैं तो वहाँ पर उसको कैसे चलाएंगे। और जब ये कोर्ट ने खुद कल ये अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि ये परसेप्शन है, जी बिल्कुल, और जब आज अटॉर्नी जनरल ये कह रहे थे कि जो दरख्वास्त है उसमें एक IO की वो ओपिनियन है, तो उस पर उसको ज़्यादा अटॉर्नी जनरल को बोलने ही नहीं दिया गया और 5 जजेस जो हैं वो मुख्तलिफ उस पर ताबीलें पेश करते रहे कि नहीं ये ओपिनियन ही सिर्फ नहीं है, एप्लीकेशन थी और उस पर कोर्ट का ऑर्डर भी है और सबको तलब कर लिया गया। मतलब एक होता है ना कि सिर्फ हेड को तलब कर लिया जाता है और पूछा जाता है क्या है, लेकिन वही वो आज जो नज़र आ रहा था वो ये था कि जजेस अपना माइंड जो था उनका वहाँ पर उस हवाले से मेकअप करके बैठे हुए थे और उनका उस चीज़ का था कि उनके ऊपर होगा। उन्होंने जो तनकीद उनके ऊपर की जा रही थी इसके हवाले से कि बाज़ जो बेंच के हवाले से भी कहा जाए, बेंच की तश्कील के हवाले से कि कोई भी ऐसा जज नज़र नहीं आ रहा कि जो बज़ाहिर जो हुकूमत के हक़ में हो, को बात करने के लिए हो या कुछ और हो, तो वो एक बज़ाहिर जो एक सूरत हाल थी। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर हम ख्याल बेंचेस वगैरह कह के उसके ऊपर तनकीद की जा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें इसकी परवाह नहीं है, कोई तारीफ करे तनकीद। यहाँ उन्होंने ये भी कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया सेल है और उसको देखना चाहिए। वो क्या, मुझे थोड़ा सा आपको समझ ही क्या बात करना चाह रहे थे, किसकी तरफ से आ रहा था? सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग जो है वो सबसे ज़्यादा सेल जो है वो तो आपको नज़र आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। बिल्कुल, इसका कैसे उनके ज़हन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये तो जजेस ही बेहतर बता सकते हैं कि उनका किस हवाले से ज़हन में आया। लेकिन जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जी हमारी इसके ऊपर तारीफ़ की जा रही है, हमें तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है, हम पे तनकीद की जा रही है और हमें तनकीद की भी जो है वहाँ पे परवाह नहीं है। उन्होंने यही कहना था। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल इस तनाज़र में था कि उनको जो तारीफ़ की जा रही थी, तारीफ़ व तौसीफ़ की जा रही थी, उसके पर उन्होंने कहा कि जी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तनकीद की परवाह है। तो उन्होंने कहा कि जी हमने बिल्कुल आइन और कानून को देखना है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऐसे आप क्या देखने जा रहे हैं? पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है वहाँ पर इसकी वो बहुत सारी ये चीज़ें हैं कि अब उनका जो है वो नज़र ये आ रहा है कि वो हुकूमत जो है वो इसकी एक तरह से बिल्कुल जो है वो हाथ पाँव बंधे हुए नज़र आ रहे हैं।
تو جو مجھے لگتا ہے کہ وہ یہاں پر جو بظاہر چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ حکومت جو ہے وہاں پر اب اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. اٹارنی جنرل نے اپنا کیس پیش کرنے کی کوشش تو کی ہے لیکن وہ اتنا بولنے نہیں دیا گیا. وہاں پر فرینکلی میں یہ کہوں گا کہ اٹارنی جنرل کو بولنے ہی نہیں دیا گیا. جو ہی وہ بولنے لگتے تھے تو کوئی جج انٹرفیئر کر کے اپنی بات شروع کر دیتا تھا, اور یہ کورٹ کی ظاہر نارم ہے کہ جب جج بولتا ہے تو وکیل خاموش ہو جاتا ہے. اس طرح انہیں خاموش ہی رکھا گیا مسلسل, اور اس کے بعد آرڈر آنا شروع ہو گیا. جی بالکل ایسے ہی ہوا. وہاں پر اب وہ حکومت پر منحصر ہے کہ وہ آئندہ پیشی جو اگلے جمعے کو ہونے جا رہی ہے تو اس میں وہ وہاں پر آئندہ جمعے کو ہوگی, 1 ہفتے کا وقت ہے, تو اس میں حکومت ہو سکتا ہے کہ اپنی کوئی تیاری کرے اور اس حوالے سے بہتر طور پر کیس کو پریزنٹ کرے کہ اپنا موقف جو ہے وہ وہاں پر اس حوالے سے لگا سکے. اور مختلف ادارے جو ہیں اب وہ کیا رسپونڈ کرتے ہیں وہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی. اب کیا واقعی ہی یہ نیب اور ایف آئی اے اس حوالے سے آ کے عدالت کو آگاہ کرتے ہیں کہ ان کی کیسز جو ہے وہ کمپرومائز ہوئے ہیں حکومت کے آنے سے, ان کے اوپر کوئی دباؤ آیا. اگر وہ ادارے کہتے ہیں تو وہ پھر حکومت کے لیے مشکل ہوگی, لیکن اگر وہ ادارے یہاں پر آ کر وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہوا, ہمارا بالکل پروسیکیوشن نارمل ہے اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ خلاف قانون نہیں ہوئی, تو میرا خیال ہے کہ ان کی مجھے جو ایک بہت بڑا نقصان اس کا نظر آ رہا ہے, ویسے تو کچھ زیادہ نقصان یہ نہیں ہوگا, بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تب تقرر اور تبادلہ رک جائیں گے, تفتیش جاری رہے گی, مقدمے چلتے رہیں گے جیسے کہ چلتے رہتے ہیں. لیکن جو ایک اور نقصان ایک کیس میں ہونے جا رہا ہے, وزیر اعظم کے خلاف فرد جرم عائد ہونا تھی جو ملتوی ہوئی, اور اس سو موٹو نوٹس کے تناظر میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگلی یا اس سے اگلی تاریخ پر وزیر اعظم پر فرد جرم عائد ہو جائے. اب جب ایک ملک کے وزیر اعظم پر فرد جرم عائد ہو جائے گی, پہلا فائدہ تو عمران خان صاحب بھی اٹھائیں گے اس کا, اور پھر کیا دنیا آپ کے وزیر اعظم کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گی جو اس ملک کی اکنامک کنڈیشن ہے وہ کہاں جائے گی. اور اس وقت ضرورت ہوتی کہ حکومت سٹیبل ہوتی اور اس کو استحکام دیا جاتا تاکہ ملک کی معیشت سنبھلتی, لیکن مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ اس کنڈیشن میں اور خاص طور پر 100 موٹر نوٹس کے بعد ملک کی معاشی صورتحال پر کوئی مثبت اثر پڑے گا. عاصم تھوڑا سا اس پہ. جی بالکل ایسے ہی ہے. واقعی پرائم منسٹر کے خلاف فرد جرم عائد ہونا ایک بہت بڑا سنگین معاملہ ہے, کیونکہ اگر ان کے خلاف فرد جرم عائد ہو جاتی ہے, ان کا آرگومنٹ یہی ہے کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ تمام کے تمام جھوٹے ہیں کیسز ہیں اور بے بنیاد ہیں. اس کے اوپر ان کی ٹرانزیکشن جو بھی ہوئی, منی لانڈرنگ کے اوپر ان کے جو الزامات لگے, ان کا کہنا ہے بزنس ٹرانزیکشن تھی جو ان کے وہاں پر اس طرح سے ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام لگا کے اس کے اوپر کیے گئے. جی یہ چیز ابھی پروو ہونی ہے. ناظرین دیکھتے ہیں آگے چل کے سیاست کا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور عدالت اس اونٹ کے ساتھ کیا کرتی ہے, اس کی پرورش کرتی ہے یا اس کو ذبح کرتی ہے. جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے سامنے پیش کریں گے. اگلے جمعے تک کے لیے اس کیس کے حوالے سے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز. چینل لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.